वेलकम टू क्लास नंबर 16। आज हम देखेंगे विशेस एंड रिग्रेट्स वाले सेंटेंसेस को। तो ये एक्सटेंशन है हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस का। वी यूज द वर्ब विश टू टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट रिग्रेट्स। तो रिग्रेट जो है हमारा प्रेजेंट में हो या पास्ट हो, रिग्रेट मतलब ऐसी कोई चीज जो हम नहीं कर पाए जिसका हमें रिग्रेट है, तो वो होता है हमारा। अगर अभी के प्रेजेंट मोमेंट के लिए वो रिग्रेट है तो प्रेजेंट रिग्रेट में आएगा वो। पहले हुई किसी चीज के बारे में अगर हमें रिग्रेट फील हो रहा है तो वो पास्ट रिग्रेट में आएगा। और विश का यूज करके, ये जो वर्ब है इसका यूज करके हम उन सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। द टेंस ऑफ द वर्ब दैट फॉलोज विश अफेक्ट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो विश का जो है, ये जो हमारा वर्ब है विश, इसके साथ अलग अलग टेंस जब हम यूज करेंगे तो वो जो हमारे सेंटेंसेस है उनको अलग अलग मीनिंग वो देगा। कैसे? अलग अलग हम इसे एक एक करके देखते हैं। तो पहले हमारा विश पास्ट सिंपल टेंस के साथ। विश इज यूज्ड विद पास्ट सिंपल टू एक्सप्रेस regrets and desires about the present which could still happen or come true। ऐसी कोई भी रिग्रेट हो या कोई ऐसी डिजायर या आपकी कोई इच्छा हो जो प्रेजेंट से रिलेटेड हो और अभी भी उसके होने की संभावना है। मतलब ऐसी कोई विश है या ऐसी कोई कोई रिग्रेट है जो अभी भी पूरी हो सकती है। कैसे? एग्जाम्पल है, आई विश आई अर्न मोर मनी। काश मैं और ज़्यादा पैसे कमाता। तो ऐसा तो है नहीं कि अब मैं कमा नहीं पाऊंगा। तो ये एक ऐसा, एक मान लेते हैं कि हमारी विश या एक हमारी एक ऐसा रिग्रेट है कि जो है मैं अभी पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ। तो क्या मैं अब और नहीं कमा सकता हूँ? ऐसा भी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो है अभी भी हो सकता है, ये अभी भी सच्चाई में तब्दील हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे विश एक तो आ रहा है, ये हमारा मेन वर्ब है जिसकी अभी तक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विश के साथ हमारा आता है पास्ट सिंपल। तो अर्न जो है EARN, उसका हमने पास्ट सिंपल बनाया अर्न। द पास्ट सिंपल इज यूज्ड हियर टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट। तो विश और पास्ट सिंपल टेंस में जो है वो ऐसी रिग्रेट या डिजायर के बारे में बताएगी जो कि अभी भी सच्चाई में तब्दील हो सकती हो। एग्जाम्पल था आई विश आई अर्न मोर मनी। और एग्जाम्पल है मनीष विशेस, यहाँ पे ये हटेगा, मनीष विशेस दैट ही लिव्ड इन अ बिगर हाउस। अब ऐसा तो है नहीं कि उसके बड़े घर में रहने की जो ये विश है ये पूरी ना हो सकती हो, ये तो अभी भी हो सकती है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो हमारा वर्ब था मेन वो आया विश। इसके साथ जो हमारा यहाँ पे इसके साथ में जो टेंस है, जैसे यहाँ पे पास्ट सिंपल था तो लिव का हमने बनाया यहाँ पे लिव्ड। मनीष विशेस ही लिव्ड इन अ बिगर हाउस। दे विश द वेदर वॉज बेटर सो दे कुड गो टू गार्डन। अगेन यहाँ पे विश हमारा जो वर्ब है जो हमें इंडिकेट कर रहा है, इसके साथ में जो हमारा टेंस आएगा वो पास्ट सिंपल का आना चाहिए। दे विश द वेदर वॉज बेटर सो दे कुड गो टू गार्डन, तो यहाँ पे वॉज। फिर आई विश यू डिड नॉट हैव टू स्टडी सो हार्ड। विश ये हमारा वर्ब है, डिड ने हमें बता दिया कि पास्ट की बात हो रही है पास्ट सिंपल में। तो आई विश यू डिड नॉट हैव टू स्टडी सो हार्ड। मेरी इच्छा है कि काश आपको इतना ज़्यादा मेहनत करके ना पढ़ना पड़ता। अगले अगर हम अपने टेंस की बात करें तो वो आएगा विश के साथ पास्ट परफेक्ट। तो ऊपर हमने देखा था विश के साथ पास्ट सिंपल, अब हम देख रहे हैं विश के साथ पास्ट परफेक्ट। विश इज यूज्ड विद द पास्ट परफेक्ट टू टॉक अबाउट रिग्रेट्स अबाउट द पास्ट। ऊपर जो था वो बात कर रहे थे रिग्रेट्स या डिजायर अबाउट प्रेजेंट, अब हम बात कर रहे हैं रिग्रेट या डिजायर अबाउट पास्ट। तो रिग्रेट्स अबाउट पास्ट। दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन इट इज टू लेट फॉर द विश टू कम ट्रू। इट इज टू लेट फॉर द विश टू कम ट्रू मतलब अब वो चीज, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी डिजायर है, वो अब पूरी नहीं हो सकती। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था वो पूरी हो सकती थी। जैसे मैं ज़्यादा पैसे कमाना चाह रहा था तो वो मैं अभी भी कमा सकता हूँ। मैं बड़े घर में रहना चाह रहा था तो मैं अभी भी बड़े घर में रह सकता हूँ। मैं गार्डन जाना चाह रहा था तो अभी भी मैं गार्डन जा सकता हूँ, ठीक है। तो वो ऐसी सारी प्रेजेंट की विशेष थी जो कि अभी भी पूरी होने की संभावना उनमें थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो विशेष पूरी नहीं हो सकती है, देरी हो चुकी है। जैसे
आई हैव फेल्ड माई एग्जाम्स, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर। तो आई विश फिर आई हैड स्टडीड, तो हैड स्टडीड क्या बता रहा है हमारा? पास्ट परफेक्ट, इट इज यूज टू टॉक अबाउट रिग्रेट इन द पास्ट। तो एग्जाम में मैं फेल हो गया, काश मैं और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई किया होता। तो अब फेल तो हम हो गए, अब तो है नहीं कि अब हम पढ़ के उस एग्जाम में वापस पास हो जाएंगे, वो तो बीत गई सो बात गई, है ना। तो ऐसी इच्छाएं या ऐसी रिग्रेट्स जो कि अब पूरी नहीं हो सकती, तो उसके लिए जो हमारा वर्ब है वो आएगा विश, और उसके साथ जो टेंस हम यूज करेंगे वो आएगा पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट की बात हो रही थी, जब विश पूरी हो सकती थी तो उसके साथ विश के साथ आ रहा था पास्ट सिंपल, ठीक है। अब जब नहीं हो सकती है पूरी तब आ रहा है पास्ट परफेक्ट। और एग्जांपल अगर हम देखें, आई विश वी हैड बॉट अ मैप। कहीं पर आप ट्रैकिंग पर गए हों और आप रास्ता खो जाएं, तब क्या होगा? आप सोचेंगे कि आई विश वी हैड बॉट, कि काश हम मैप लाए होते। अब तो आप ऑलरेडी खो चुके हैं, तो अब तो कोई फायदा नहीं, अब तो वो विश पूरी आपकी हो नहीं सकती, है ना। तो विश आया, उसके साथ हैड बॉट, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट फॉर्म का टेंस बना। आई विश आई हैड सीन मीटियोर शॉवर लास्ट नाइट। विश के साथ आई हैड सीन, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो मीटियोर शॉवर मतलब जो टूटता तारा, जैसे लोकल भाषा में कहते हैं कि काश मैं पिछली रात को वो टूटते तारों को देख पाता। अब तो नहीं देख पाऊंगा, है ना। तो अब मैं वो विश जो है मेरी पूरी नहीं हो सकती है, पास्ट की बात हो चलिए। तो यहाँ पे विश के साथ आ रहा है हमारा टेंस जो है पास्ट परफेक्ट। उसी तरह से शी विशेस शी हैड गॉन आउट विथ हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर विश ये हमारा मेन जो वर्ब है जो हमें इंडिकेट कर रहा है, हैड गॉन ये हमें बता रहा है पास्ट परफेक्ट के बारे में, पास्ट परफेक्ट का टेंस है यहाँ पे। तो शी विशेस शी हैड गॉन आउट विथ हर फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि वो पढ़ रही हो और उसने उस समय फ्रेंड्स को मना कर दिया हो, तो अब उसे लग रहा है कि काश वो अपने दोस्तों के साथ गई होती, अब तो नहीं जा सकती है ना। तो ये अगेन ऐसी इच्छाएं जो कि अब पूरी नहीं हो सकती है, जो कि पास्ट में एक्टिविटी उसकी जो भी एक्टिविटी थी वो बीत चुकी है। तो यहाँ पे विश के साथ जो हमारा विश वर्ब है उसके साथ जो टेंस यूज में आता है वो होता है पास्ट परफेक्ट। तीसरा, विश का हम प्रयोग करेंगे फ्यूचर होप्स के लिए। कैसे? विश कैन ऑल्सो बी यूज टू टॉक अबाउट होप्स फॉर द फ्यूचर। अब हम यहां बात करेंगे होप फॉर द फ्यूचर। विश विथ कुड is usually used when someone is expressing a desire to do something themselves। अब यहां पे जो स्ट्रक्चर है, एक है विश के साथ कुड, दूसरा विश विथ वुड इज यूज्ड विथ समवन is used when someone is expressing a desire for someone else to do something। अब यहां पे जो स्ट्रक्चर है वो विश का वुड के साथ, यहां पे है विश फिर कुड, यहां पर है विश विथ वुड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। पहली बात हम बात कर रहे हैं होप फॉर द फ्यूचर, है ना। आगे चल के किसी चीज के होने की संभावना कि कुछ अच्छा हो या जैसा भी हम चाह रहे हैं वैसा हो। जब हम विश के साथ कुड यूज करते हैं तो कब यूज करते हैं? जब हम चाहते हैं कि when someone is expressing a desire to do something themselves, जब हम खुद से कुछ करने की चाह रखते हैं तब हम विश को कुड के साथ यूज करेंगे। और वुड के साथ हम कब यूज करेंगे? when someone is expressing a desire for someone else to do something, जब हम किसी और से कुछ होने की गुंजाइश या इच्छा रखते हो। तो जब हम खुद से कोई काम करना चाह रहे हैं फ्यूचर में विथ होप, तो वो आएगा विश के साथ कुड। जब हम दूसरे से कोई काम कराना चाह रहे हो तो तब आएगा विश विथ वुड। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। आई विश आई कुड स्विम फास्ट, तो यहाँ पे विश आया फिर कुड आया। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि काश मैं और तेजी से स्विमिंग कर पाता। तो यहाँ पे मैं अपने आप से कुछ करने की इच्छा रख रहा हूँ, अपने आप से होप रख रहा हूँ कि मैं आगे चल के और तेजी से स्विमिंग कर पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं विश विथ कुड, ठीक है। इस सेंटेंस को अब आप देखिए, शी विशेस हर टीचर वुड गिव हर लेस होमवर्क। यहाँ पे आया विश और आया हमारा वुड, तो यहाँ पर है विश और साथ में वुड। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है कि टीचर जो है उसे कम होमवर्क दे। यहाँ पे खुद से कोई एक्सपेक्टेशन खुद की नहीं है, यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है दूसरे से
जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थी मेरी खुद से कि मैं और ज़्यादा तेज़ी से तैरूं, लेकिन इस वाले सेंटेंस में मेरी एक्सपेक्टेशन है अपने किसी दूसरे टीचर से कि वो मुझे कम होमवर्क दे। तो यहाँ पर हम विश के साथ यूज़ करेंगे वुड। जब हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो विश के साथ वुड, जब हम खुद से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो विश के साथ कुड। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। आई विश आई कुड गेट अ न्यू जॉब इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो आई विश आई कुड, मैं अपने आप से कुछ फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि काश मेरी नई जॉब लग जाए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, है ना। तो मैं अपने आप से इच्छा रख रहा हूँ ये। अब आई विश दे वुड नॉट मेक इट सो हार्ड टू शेड्यूल वैक्सीनेशन स्लॉट्स। विश वुड, जैसे अभी कोरोना में आपको पता है वैक्सीन की कमी अभी फिलहाल चल रही है, तो उसमें जो स्लॉट्स हैं वो सबके लिए बुक आसानी से नहीं हो पा रहे हैं। प्लस ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की बात हो रही है, तो हर कोई व्यक्ति तो ऑनलाइन स्लॉट बुक कर नहीं पाएगा, है ना। इतनी डिजिटल लिटरेसी अभी हमारे देश में नहीं है। तो आई विश दे वुड नॉट मेक इट सो हार्ड टू शेड्यूल वैक्सीनेशन स्लॉट्स। मेरी किससे इच्छा है, मेरी किससे एक्सपेक्टेशन है, दे मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट, क्योंकि ये सारा काम गवर्नमेंट डील करती है। तो मेरी गवर्नमेंट से ये इच्छा है कि वो वैक्सीनेशन स्लॉट करने का जो वैक्सीनेशन को शेड्यूल करने का जो बुकिंग है वो उतना मुश्किल ना रखें, वो उसको आसान रखें ताकि हर कोई कर पाए। तो पहले सेंटेंस में यहाँ पे मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन थी, तो मैंने यहाँ पे विश के साथ यूज़ किया कुड। इस वाले सेंटेंस में मेरी किसी दूसरे से, जैसे मेरी यहाँ पे गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पे मैंने विश के साथ यूज़ किया वुड। ईशा विशेस शी कुड फाइंड हर गोल्ड नेकलेस। तो विशेस कुड, अगेन ईशा क्या है कि अपना जो गोल्ड का नेकलेस है वो ढूंढ रही है, तो उसकी खुद से एक्सपेक्टेशन है, इसलिए यहाँ पे विश के साथ हम यूज कर रहे हैं कुड। आशा विशेस अलका वुड स्टॉप सिंगिंग। तो आशा को अलका की सिंगिंग पसंद नहीं आ रही, तो वो चाहती है कि आशा गाना गाना बंद कर दे। तो इस आशा की अलका से मतलब दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन है, तो यहां पर हमने यूज किया विश के साथ वुड। फिर ही विशेष ही कुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो उसकी खुद से एक्सपेक्टेशन है कि वो इस टॉपिक को समझ पाए, इसलिए हमने विश के साथ यूज किया कुड। फिर आयुष विशेष शानू वुड नॉट ड्राइव सो फास्ट। आयुष की शानू से एक्सपेक्टेशन है कि वो तेज गाड़ी ना चलाए, तो आयुष की किसी दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन है, इसलिए यहाँ पे हम विश के साथ यूज करेंगे वुड। तो विश के साथ वुड या विश के साथ कुड कब यूज होता है, ये डिफरेंस माइन्यूट से आपको समझ में आ गया होगा। जब हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन है तब हम यूज करेंगे विश के साथ कुड, जब हमारी दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन है तब हम यूज करेंगे विश के साथ वुड। अब हम बात करेंगे पास्ट रिग्रेट्स की। शुड हैव या ऑट टू हैव, ये दो तरह के स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। तो शुड हैव और ought to have are used to express regret that something did or did not happen in the past. अगेन यहां पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से अगर हम इसे समझें, मे बी आई शुड हैव यूज्ड एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब्स। तो मे बी आई शुड हैव हमने यहां पे यूज किया। फिर यूज्ड, तो यूज का हमने यहाँ पे जो टेंस लिखा वो होता है पास्ट पार्टिसिपल वाला। मे बी आई शुड हैव यूज्ड एनर्जी सेविंग लाइट बल्ब्स। आई शुड नॉट हैव फॉलन asleep विथ द टीवी ऑन। तो शुड नॉट हैव, ये हमने एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल ले लिया। फॉल का हमने पास्ट पार्टिसिपल बनाया फॉलन। तो ये था हमारा पास्ट रिग्रेट्स। कई सेंटेंसेस में हम शुड हैव, कहीं पर हम ought to have, लगभग सेम है ought to have शुड हैव, ज्यादातर शुड हैव यूज में आता है। तो ये था हमारा पास्ट रिग्रेट जहां पे शुड हैव का स्ट्रक्चर आता है और जो टेंस है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। आखिरी टॉपिक है हमारा अनदर वे टू से आई विश। अगेन क्योंकि हम कॉम्प्रहेंशन पे यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, ये जो पिछले जो क्लास नंबर 15 थी जहाँ पे हमने फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में बात किया था, और आज जब हम विशेस और रिग्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सारा जो टॉपिक है मोटा मोटा ये पूरा आपको कॉम्प्रहेंशन में हेल्प करने वाला है। जैसे आपने ऊपर देखा कितने छोटे छोटे से डिफरेंसेस आ रहे थे स्ट्रक्चर में, और वो किस किस मीनिंग को वो डिनोट करते हैं।
जब हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, खुद से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ऐसी कोई होप या रिग्रेट या फिर कोई आपकी डिज़ायर जो पूरी हो सकती हो प्रेजेंट में, ऐसी जो कि ना हो सकती हो, तो कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर चेंजेस आ रहे हैं, इसे आपको नोटिस करना है। इससे आपका कॉम्प्रहेंशन बढ़ेगा। जब आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो आपको उसका एक्चुअल मीनिंग मिलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली ऑथर जो है वो कहना क्या चाह रहा है, क्या मीनिंग वो वहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो ये हमारे काम आएगा, पहली चीज़ सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, दूसरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। दो एरियाज हैं जहाँ पर ये हमारे जो टॉपिक्स हैं वो काम आने वाले हैं। अब इन पर डायरेक्ट ग्रामर बेस ऐसे कोई क्वेश्चंस आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ताकि जब आप सेंटेंसेस पढ़ें तो उनका एक्चुअल मीनिंग जो आपसे कन्वे करना चाहता है वो आप उसका निकाल पाएँ। क्योंकि जब रीडिंग जब आपको पैसेजेस में जब आपको पैसेज देके जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर आपने सही मीनिंग नहीं कैच किया है तो आप ऑब्वियसली आंसर भी आप गलत मार्क करके आएंगे। इसलिए कॉम्प्रहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आई विश को कहने का और क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसे भी हम एक्सप्लोर करते हैं। पहला है प्रेजेंट रिग्रेट्स को। स्ट्रॉन्ग रिग्रेट्स अबाउट द प्रेजेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो पहली बात यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिग्रेट्स हैं। दूसरी बात प्रेजेंट मोमेंट की बात हो रही है, बाय यूजिंग इफ ओनली एंड द पास्ट सिंपल। तो अगेन पहले हमने देखा था वहां पर भी विश के साथ पास्ट सिंपल यूज हो रहा था, यहाँ पर भी प्रेजेंट के साथ पास्ट सिंपल ही है। तो वहां पे टेंस वाइज कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पर है, विश की जगह अब हम यूज करेंगे इफ ओनली। ये भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये भी राइटिंग में यूज होता है। एग्जाम्पल, दीज माउंटेन्स आर इनक्रेडिबल इफ ओनली आई न्यू हाउ टू स्की। इफ ओनली, इफ ओनली की जगह मैं यहां पर लिख सकता हूं आई विश। इसे मैं एक रेक्टेंगल में डाल देता हूं। तो दीज माउंटेन्स आर इनक्रेडिबल, आई विश आई न्यू हाउ टू स्की। स्की मतलब जो स्कीइंग करते हैं ना माउंटेन्स पे, जो बर्फ के ऊपर ऐसे फिसलते हुए जाते हैं, उसको स्कीइंग बोलते हैं। तो स्की जो है वो हमारी एक्टिविटी है कि काश मुझे वो स्की करना आता। अब ऊपर के अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो वहां पर हम आई विश यूज कर रहे थे, यहां पर भी हम आई विश यूज कर सकते हैं। तो यहां पर दीज माउंटेन्स आर इनक्रेडिबल, आई विश आई न्यू हाउ टू स्की, करेक्ट सेंटेंस है। अब यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग से रिग्रेट है मेरी, तो यहाँ पर मैं इफ ओनली स्ट्रक्चर भी यूज कर सकता हूँ। दीज माउंटेन्स आर इनक्रेडिबल इफ ओनली आई न्यू हाउ टू स्की। अब हम बात करेंगे पास्ट रिग्रेट की। अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, गलत नहीं है, दोनों दोनों में कोई गलती नहीं है। आप चाहे आई विश यूज करिए चाहे इफ ओनली यूज करिए। सिर्फ जो पॉइंट है कि आई विश जब यूज होता है तब हम नॉर्मल से विश अपनी एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर जब हम इफ ओनली इस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है, वो थोड़ा एक इमोशन है, स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है, तब हम इफ ओनली के स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। अब पास्ट रिग्रेट के बारे में क्या, अगेन यहां पर भी आएगा हमारा स्ट्रॉन्ग रिग्रेट। अबाउट द पास्ट कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग इफ ओनली एंड पास्ट परफेक्ट। अगेन टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर विश के साथ पास्ट परफेक्ट आ रहा था, यहां पर इफ ओनली के साथ हमें पास्ट परफेक्ट यूज करना है। तो जहां पर भी इफ ओनली था वहां पर आई विश से हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई रियली वॉन्टेड टू टेक पिक्चर्स इफ ओनली आई हैड चार्ज द बैटरी। मैं पिक्चर्स लेना चाह रहा था, फोटोज अपने मोबाइल से खींचना चाह रहा था, इफ ओनली आई हैड चार्ज माई बैटरी, अगर मैंने अपनी बैटरीज चार्ज की होती तो। अगेन यहाँ पे इफ ओनली हैड चार्ज्ड, तो हैड चार्ज्ड हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, इफ ओनली हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगेन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आई विश लिख सकते हैं जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। तो आई रियली वॉन्टेड टू टेक पिक्चर्स, आई विश आई हैड चार्ज द बैटरी। या फिर अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है तो आई रियली वॉन्टेड टू टेक पिक्चर्स इफ ओनली आई हैड चार्ज द बैटरी। ठीक है, तो सिंपली एक मीनिंग का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कुछ वर्ड्स को रिप्लेस कर देने से। जैसे आई विश को मैंने रिप्लेस किया इफ ओनली से, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट आ रहा है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपको अगर नहीं पता होंगे तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में तो इन्हें फिगर आउट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपका एक थ्योरी काइंड ऑफ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ पर काम आएंगी, कॉम्प्रहेंशन में काम आएंगी, दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में काम आएंगी। दो एरियाज हैं जहाँ पर कोई ग्रामर आपकी काम नहीं आती है, आपको
बिल्कुल कॉम्प्रहेंशन पे रिलाय करना पड़ता है। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके और हम दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई लव द साउंड ऑफ गिटार इफ ओनली आई प्लेड इट बेटर। यहाँ पर आया हमारा इफ ओनली, फिर आया आई प्लेड। तो ये हमारा जो है पहला वाला केस है, प्रेजेंट का रिग्रेट है, स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है। दूसरा, आई कुड नॉट फिनिश द मैराथन इफ ओनली आई हैड ट्रेंड हार्डर। आई हैड ट्रेंड हार्डर, तो पास्ट की रिग्रेट है ये विथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मैं मैराथन को पूरी नहीं कर पाया, काश मैंने और अच्छी ट्रेनिंग करी होती। ठीक है, अगेन जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि जब प्रेजेंट की रिग्रेट होती है तो उसमें हम चेंजेस या जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है, अभी संभावना है पूरी होने की। जैसे कि यहाँ पर है, आई लव द साउंड ऑफ गिटार इफ ओनली आई प्लेड इट बेटर। तो अभी मैं उसे प्ले कर सकता हूँ अच्छा, लेकिन यहाँ पे आई कुड नॉट फिनिश द मैराथन, मैं मैराथन पूरी नहीं कर पाया, इफ ओनली आई हैड ट्रेंड हार्डर। तो अब जो मैराथन थी वो तो इवेंट था, वो तो निकल चुका, तो वो तो पूरा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये पास्ट की रिग्रेट है विथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आई कुड नॉट फिनिश द मैराथन इफ ओनली आई हैड ट्रेंड हार्डर। हैड ट्रेंड यह आया हमारा पास्ट परफेक्ट, प्लेड ये था हमारा पास्ट सिंपल। ठीक है, और अगेन जो स्ट्रक्चर था वो इफ ओनली, यहाँ पर भी इफ ओनली, इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं आई विश से, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जहाँ पर भी नॉर्मल सा हमारा सेंटेंस रहेगा, स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है, वहाँ पर हम आई विश यूज़ करते हैं। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हमारी रिग्रेट्स होती हैं वहाँ पर हम इफ ओनली यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे ग्रामर रूल्स की तरफ। रूल नंबर 46। तो पिछले 15 वीडियोस में हम 45 रूल्स ग्रामर के कवर कर चुके हैं। आज अगेन हम 3 रूल्स और देखेंगे। When there are two subjects in a sentence and they are not in the same number, then we must use separate auxiliaries for both of them. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंट इसमें हम लोग एरर करते हैं। एग्जाम्पल से हम पहले समझते हैं। 3 killed and 1 were injured in the mob violence। मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि कहीं पर कोई वायलेंस हुआ, वहां पर 3 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हुई और एक व्यक्ति जो था वो इंजर हुआ। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि 2 सब्जेक्ट आ गए एक तो यहाँ पे, ठीक है, एक ही सेंटेंस में, और वो उनका नंबर सेम नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 3 है मतलब प्लूरल है, यहाँ पर 1 है मतलब सिंगुलर है। तो वी मस्ट यूज सेपरेट ऑक्सिलरीज। अब जैसे ऑक्सिलरी का क्या मतलब, यहाँ पर जो ऑक्सिलरी है वो है वर। इसे मैं ब्रैकेट इसमें डाल देता हूँ। तो 3 किल्ड, इनके साथ हम वर यूज करते हैं, लेकिन 1 के साथ हम वर नहीं यूज करते ना। वर तो जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है, और 1 के साथ हमें सिंगुलर यूज करना चाहिए, मतलब 1 वॉज आना चाहिए। इसलिए ये जो सेंटेंस है ये गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, 3 वर किल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वर आया, 3 के साथ वर प्लूरल फॉर्म यूज होता है, सही है। एंड 1 वॉज इंजर्ड, 1 के साथ वॉज आया, सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर है जो ऑक्सिलरी है, इन द मॉब वायलेंस। तो अब ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। तो आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, 2 सब्जेक्ट हैं, उनके नंबर, इन नंबर वो अलग अलग है। नंबर मतलब प्लूरल और सिंगुलर वाला नंबर। तो यहाँ पर 3 है मतलब प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे 1 है मतलब सिंगुलर फॉर्म है, और दोनों के लिए हमने जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या यूज कर रखा था यहाँ पे, वर। तो हमें पता है कि सिंगुलर के साथ तो वर नहीं यूज होगा, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। 3 किल्ड ये इसके साथ प्लूरल आएगा, लेकिन 1 के साथ हमें सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ेगा। इसलिए जो आपको समझना है वो है सेपरेट ऑक्सिलरीज हमें यूज करनी है हमारी सेपरेट सब्जेक्ट्स के लिए, अगर उनका नंबर अलग अलग है तो। रूल नंबर 47, a single verb should be made to serve two subjects only when the form of verb is same for both the subjects। क्या मतलब, एग्जांपल से आपसे समझिए। I am 15 years old and my sister 14। I am 15 years old and my sister is 14। क्या प्रॉब्लम है, I के साथ यहाँ पे am यूज हो रहा है, एंड माई सिस्टर 14। अब सिस्टर के लिए भी यहाँ पे एक्चुअली एम यूज हो गया, और एम किसके साथ यूज होता है, केवल आई के साथ यूज होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। तो माई सिस्टर मतलब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एम वर्ब नहीं यूज करते हैं। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई एम।
आई के साथ एम आया, ठीक है। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 14। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। तो बहुत छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस था। इस तरह के क्वेश्चंस ऑफकोर्स देखते हैं, ये जो हम रूल्स पढ़ रहे हैं ग्रामर के, इनसे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस उठते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देखेंगे तो आपको भर भर के इन पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगेन सिंगल वर्ब should be made to serve two subjects only when the form of verb is same। यहाँ पे भी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो यहाँ पे हम इज लगा देते और यहाँ पे फिर हमें कुछ नहीं लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे एम आ रहा है, आई आ रहा है, उसके साथ हमें एम यूज करना पड़ता है। फिर यहाँ पे सिस्टर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हम एम ये नहीं यूज करेंगे, हमें इज यूज करना है। इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही है, ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है। रूल नंबर 48, two auxiliaries can be used with one principal verb only when the form of the principal verb is appropriate to both the auxiliaries। क्या मतलब, एग्जांपल से आप समझिए। She never has and never will take such strong measures। अगेन दो क्लॉज हैं, she never has पहला और दूसरा ये आगे वाला। अब जो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब की बात हो रही है, तो जो प्रिंसिपल वर्ब है वो है हमारा टेक। शी नेवर हैज टेक यूज होता है क्या, हमें पता है कि ये तो गलत स्ट्रक्चर हो गया। एंड नेवर विल टेक ये तो हो सकता है, लेकिन इस वाले हमारे पहले क्लॉज में प्रॉब्लम आ रही है। तो टू ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विथ वन प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब इज अप्रोप्रिएट टू बोथ द ऑक्सिलरीज। तो हैज के साथ हम, शी नेवर हैज के साथ हम टेक नहीं लगाते हैं, इसलिए ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा गलत। सही सेंटेंस किस तरह का दिखेगा, she never has taken, as she never has taken and never will take। तो यहां पे will के साथ take आता है, लेकिन never has take नहीं होता ना, has के साथ हम taken यूज करते हैं। इसलिए ये दो हमारी ऑक्सिलरी थी, इन्हें में यहां पे जैसे has है और यहां पे will है, तो यहाँ पे विल के साथ टेक आ रहा था, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हैज के साथ टेक नहीं आता है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस हुआ गलत। नीचे क्या था, हैज के साथ हम यूज करेंगे जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब है उसका टेकन, ठीक है, हम यहाँ पे उसका अलग पास्ट का फॉर्म यूज करेंगे, और विल के साथ हम टेक एज इट इज फॉर्म यूज करेंगे। तो अब ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा सही। तो ये छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। मोस्टली आज जो हमने 3 हमारे रूल देखे वो वर्ब से रिलेटेड थे। ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ क्या क्या हमारे प्रिंसिपल वर्ब आएंगे, उनके नंबर में क्या चेंजेस आते हैं, तब हमें अलग अलग किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमने आज के इन 3 रूल्स में देखी, और भी हम आगे अपने आने वाली क्लासेस में इन रूल्स को एक्सटेंड करेंगे। तो ये थी हमारी क्लास। कंडीशनल सेंटेंसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, और 2 पार्ट में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को देखा था, फिर उसके 2 वीडियोज़ में हमने और आगे उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखी। एक था हमारा फ्यूचर पॉसिबिलिटी वाला, और एक आज था हमारा विशेस और रिग्रेट के बारे में। तो ये हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट खत्म हो चुका है। इनकी प्रैक्टिस के लिए आप अगेन वेबसाइट पर जाकर अपने कोर्स में क्विज दीजिए, वहाँ पर टेस्ट फॉर्मेट में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हें आप देते जाइए, करेक्ट आंसर भी मिलेगा। जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम आए वो आप क्लास में आके फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इस क्लास को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।